गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो हमने वृत्त चैप्टर में वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाओं को भी समझा था, वृत्त को भी परिभाषित किया था। तो हमने देखा था ये आपका वृत्त कहलाएगा। वृत्त का एक निश्चित बिंदु होता है, इस निश्चित बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, केंद्र कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सेंटर कहा जाता है। ठीक है, और इस केंद्र से इस वृत्तीय पथ की जो दूरी होती है उसे हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं। या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अंग्रेजी में इसे रेडियस कहते हैं, रेडियस के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग वृत्त के अंदर बात करें तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग जीवा कहते हैं। यह आपका क्या होता है? जीवा होता है। अच्छा, और अंग्रेजी में इसे कोड कहा जाता है, कोड कहा जाता है। ठीक है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसे हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे डायमीटर कहते हैं, डायमीटर है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि किसी वृत्त के अंदर अगर मैं इसके चाप की बात करूं तो वृत्ताकार पथ की कोई भी एक लंबाई, जैसे अगर मान लो मैं इस AB की बात करूं तो यही AB आपका वृत्त का यह चाप कहलाएगा। ठीक है, इसके परिधि का कोई भी हिस्सा एक चाप कहलाता है। परिधि होता क्या है? तो यह एक्चुअल में परिधि का मतलब इसके परिमाप से ही है। ये वृत्तीय पथ की एक चक्कर लगाने में जो लंबाई होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? उसकी परिधि कहलाएगी। ठीक है, इसी को हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं। तो इन सब छोटे छोटे चीजों को थोड़ा सा परिभाषित कर देते हैं जो आपको इस चैप्टर में जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए, अधिकतर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं वृत्त चैप्टर में, जो यहाँ पे कंपलसरी है, कुछ ज्यादा जरूरी है, उन्हीं चीजों को मैं बताने वाला हूँ। चलिए, तो पहले हम लोग बात करते हैं चाप के बारे में। तो वृत्त के एक सतत खंड को हम लोग चाप कहते हैं। जैसे अगर आपका यह वृत्त हो गया तो इस वृत्त का कोई ये जो पथ है इसका कोई भी खंड आप ले लोगे, कोई भी छोटा सा खंड ले लिए, बड़ा सा खंड ले लिए, जो भी लेंगे वह आपका चाप कहलाता है। तो ये जो है ये आपका लघु चाप होगा, लघु चाप। AB यह जो है यह लघु चाप है। अगर यही AB दीर्घ चाप की बात करेंगे तो वह यह हो जाएगा, यहां से यहां तक। ठीक है, चलिए, क्लियर है, चलते हैं आगे। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग केंद्रीय कोण के बारे में, यानी कि सेंट्रल एंगल। किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा अंतरित कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक वृत्त बना देता हूँ, वृत्त की एक मैं यहाँ पर जीवा ले लेता हूँ। ठीक है, और जीवा द्वारा केंद्र पर एक आंतरिक कोण बनाता हूँ। यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से इसको ऐसे मिलाता हूँ और इसको ऐसे मिलाता हूँ। तो यह वृत्त के केंद्र पर यह जीवा द्वारा एक कोण बन गया। इसी कोण को हम लोग केंद्रीय कोण कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। क्लियर है? यह कोण जो आपका थीटा है यही आपका केंद्रीय कोण कहलाएगा। समझ गए? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं वृत्त के परिधि के बारे में, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यानी क्या है कि वृत्त का परिमाप ही सामान्यतः वृत्त की परिधि कहलाती है, और वह दूरी है, और यह वह दूरी है जो वृत्त के चारों ओर एक बार घूमने से तय की जाती है। समझ गए? यानी कहने का मतलब कि यह वृत्त जो है, वृत्त का जो परिमाप है वही आपका परिधि कहलाएगा। या ये कहे कि इसे वह दूरी कहते हैं जो एक बार इस पथ को चक्कर लगाने में आपको तय की गई हो। समझ गए? यानी अब देखो, ये वाला जो है यह टोटल, यही आपका क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि कहलाएगी, वृत्त की परिधि। ठीक है, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, अब देखो, आप याद रखना कि किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को एक ग्रीक संकेत पाई से सूचित किया जाता है, जहां हम जानते हैं कि पाई का सन्निकट मान 22/7 होता है, या 355/113 भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, या इसका दशमलव अगर बात करें तो इसे हम लोग कितना 3.14 भी लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में पाई एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया है पहला ही चैप्टर वास्तविक संख्या में। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि वृत्त की परिधि और बटा में व्यास। अच्छा, व्यास को हम लोग D से सूचित करते हैं और बराबर में पाई, यह जाके उधर गुना कर जाएगा। यानी कि यहाँ से वृत्त की परिधि
तो वृत्त की परिधि का एक सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा पाई डी। अच्छा, एक और चीज जानते हैं कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे पाई इंटू 2r लिख सकते हैं डी को हटाकर, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला 2 पाई आर बन गया। यानी कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर या पाई डी। यहाँ आर क्या है आपका त्रिज्या है और डी क्या है आपका व्यास है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्त का त्रिज्या खंड, यानी कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं एवं संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्या खंड कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लूं, ठीक है, मैं वृत्त का यहाँ पर केंद्र ले लेता हूं और इसकी 2 त्रिज्याएं देख रहे हैं ना, किसी वृत्त की 2 त्रिज्याएं, देखिए ये 2 त्रिज्याएं इस तरह से मैं खींच दे रहा हूं, 2 त्रिज्याएं और उसके संगत चाप, तो उसका संगत चाप यहाँ यह हो जाएगा। तो मैं इसका नाम ए ओ बी दे दूं, तो यहाँ जो ए ओ बी यह वाला जो हिस्सा देख रहा है यह आपका क्या है त्रिज्या खंड। तो यह छोटा त्रिज्या खंड है और यह बड़ा है, तो इसके नाम से देंगे लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, जब लघु त्रिज्या खंड ए ओ बी कहेंगे तो इसकी बात हो रही होगी, और जब दीर्घ त्रिज्या खंड ए ओ बी कहेंगे, जब हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड ए ओ बी कहेंगे, सॉरी दीर्घ में इधर से होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड, तो हम लोग ए ओ बी ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी बात होगी। तो बस ध्यान रखना कि लघु त्रिज्या खंड ए ओ बी की बात करें तो यह हो गया, और दीर्घ त्रिज्या खंड ए ओ बी यह हो गया, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्त का वृत्तखंड, यानी कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। किसी वृत्त की जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। चलिए देखिए वृत्तखंड क्या होता है। जैसे यह वृत्त हो गया, मैं यहाँ पे एक जीवा ले लेता हूँ, तो यहाँ देख रहे हैं यह जीवा और इसके संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र यह भी है, और यह जीवा और इसके संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र यह भी है। तो यह जो क्षेत्र है यह आपका वृत्तखंड है, यह भी वृत्तखंड है। तो ये छोटा है तो इसे हम लोग लघु वृत्तखंड कहेंगे, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, यानी कि आप कहेंगे इसको लघु वृत्तखंड, यानी इंग्लिश में हो जाएगा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और यह क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। चलिए तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। आपको ये तो पता ही होगा, जैसे एक वृत्त ले लेता हूं और वृत्त को मैं 2 बराबर भागों में बांट देता हूं, तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहेंगे अर्धवृत्त कहेंगे। यह भी आपका अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, अगर मैं इसको 4 बराबर भागों में बांटूं तो प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे, तो चतुर्थांश कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, है ना, यह चतुर्थांश कहलाएगा, ये प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा चतुर्थांश। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, क्लियर है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज करने वाले हैं उन सबको देख लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखते हैं वृत्त की परिधि। जैसा कि मैंने इसको आपको शुरू में भी बताया था कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप 2 पाई आर या पाई डी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। आर के लिए क्या है, आर यहाँ त्रिज्या से संबंध है और डी क्या है आपका व्यास है। जैसे अगर मैं यहाँ दिखा दूं फिगर में तो और अच्छा रहेगा। ये आपका त्रिज्या है, यह त्रिज्या है, और यहाँ जो है इस पूरे को जो वृत्त के केंद्र से जाने वाली आपकी जो जीवा होती है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। और ये इनमें संबंध क्या है कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। समझ गए, देखिए वृत्त की परिधि या परिमाप भी कहेगा तो यही होगा 2 पाई आर या पाई डी, एक ही बात है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग अर्धवृत्त की बात करते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। मैं यहाँ पे एक सेमी सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए अर्धवृत्त ले लिया। ठीक, चलिए अब इसको समझते हैं। इसमें ये आपका अर्धवृत्त हो गया। चलिए इसका त्रिज्या यह आर हो गया और ये व्यास जो होगा ये पूरा हो जाएगा। चलिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। तो परिधि इसका हो जाएगा आपका
पाई आर, मतलब कि जो वृत्त की परिधि है उसका आधा कर देंगे। अच्छा, या अर्धवृत्त की अगर परिमाप की बात करेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, तो यहाँ परिमाप दूसरा हो जाएगा, परिमाप में ये वाला भी जुड़ जाएगा, यानी कि पाई आर तो होगा ही। पाई आर मतलब क्या, यहाँ से लेकर यह पथ की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, और यह भी जुड़ जाएगा परिमाप में, यानी कि प्लस डी, प्लस में व्यास भी जुड़ जाएगा। चलिए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चतुर्थांश का। चतुर्थांश तो आपको पता है कि वृत्त के 1/4 भाग, ठीक है, वृत्त का 1/4 भाग, समझ रहे ना बात को। चलिए, मैं एक यहाँ पे चतुर्थांश ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक चतुर्थांश बनाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये आपका वृत्त का 1/4 भाग है, इस तरह से, तो यही आपका चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, ये आपका त्रिज्या हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का, चतुर्थांश का या वृत्त के चतुर्थांश का, ठीक है, चतुर्थांश का, चतुर्थांश का परिमाप, तो परिमाप के लिए इसका क्या होगा, तो जितना आप इसका आधा कर दिए, इसका भी आधा कर दो, इसका भी आधा करो, यानी कि 1/2 पाई आर, और प्लस में यह आर और यह आर जुड़ जाएगा, यानी 2r या फिर पाई, है ना, 2r जोड़ दो या फिर d जोड़ दो, है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर प्लस में 2r या d रख सकते हैं। समझ गए ना, यहां से यहां तक की लंबाई, तो आप देख लो इसका परिधि था, यहाँ पर पाई आर था, तो ये आधा हो गया, इसका भी आधा हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर, और प्लस में यह 2r जुड़ जाएगा। उसी तरह से चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश की परिधि, अगर मैं सिर्फ परिधि की बात करूंगा तो परिधि आपका 1/2 पाई आर हो जाएगा, इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं, तीसरा नंबर फॉर्मूला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसका 1/4, टोटल जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका 1/4, यानी कि ये 1/4 भाग है, इसलिए क्षेत्रफल भी 1/4 हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बारे में। जैसा कि हमने देखा था, त्रिज्या खंड क्या होता है, तो वृत्त की 2 त्रिज्याएं और संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है वही आपका त्रिज्या खंड कहलाता है। चलिए, मान लेते हैं यह कोण यहाँ जो बन रहा है, इसका केंद्रीय कोण थीटा है और इसका त्रिज्या r है, तो ये आपका लघु त्रिज्या खंड हुआ, है ना। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, या यूं कहूं कि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दोनों एक ही बात है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ध्यान रखना θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए हो जाएगा। अच्छा, अगर दीर्घ त्रिज्या खंड की बात करूं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप यहाँ ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या, टोटल क्षेत्रफल में से घटा लेंगे आप θ/360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि लघु त्रिज्या खंड का, पाई आर स्क्वायर में से किसको घटा लेंगे, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कुल क्षेत्रफल, कुल वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा लेने से आपका दीर्घ त्रिज्या खंड का आ जाएगा। या फिर यही फॉर्मूला लगा लेना, या एक और काम कर सकते हैं, इसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 360 माइनस में θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ टोटल सेंटर पे एंगल जो होता है 360 होता है टोटल, तो यह वाला एंगल कितना होगा, जब यह थीटा है तो यह 360 माइनस थीटा होगा ना जी, 360 माइनस थीटा, तो यही आ गया 360 माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग त्रिज्या खंड का देख लिया। अब चलते हैं वृत्त खंड पे। चलिए देखते हैं वृत्त खंड। तो वृत्त खंड के लिए हमने देखा था, सॉरी, कि कोई वृत्त ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक वृत्त हो गया और वृत्त की एक जीवा और उसके संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, यह आपका वृत्तखंड है, यह भी आपका वृत्तखंड है। मैं यहाँ केंद्र ले लेता हूँ और केंद्र पर यहाँ पे मान लेते हैं कि यह वृत्तखंड,
ये जो जीवा है केंद्र पर यह थीटा कोण बनाता है, यह जीवा जो है केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। तो अगर मैं यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल की बात करूं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना फॉर्मूला, इसके लिए दो फॉर्मूला है, लेकिन मैं जो है आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ये आपको हमेशा याद रखना है। आई आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाई थीटा बट्टा 360 माइनस का साइन थीटा बट्टा 2 कॉस थीटा बट्टा 2, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ये मेरा अलग से ये फॉर्मूला है, ठीक है। आपके बुक में ऐसे दिया होगा आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। यह भी सही है और यह भी सही है, लेकिन मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊं। एक्चुअल में क्या होगा कि कभी कभी थीटा का मान 120 आ जाएगा, तो 120 डिग्री का आप वैल्यू नहीं जानते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यह वाला फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं बात करूं, ये तो लघु वृत्तखंड का हुआ, अगर मैं दीर्घ वृत्तखंड की बात करूं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना होगा कि पाई आर स्क्वायर यानी कि टोटल क्षेत्रफल में से घटा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा देखो, मैंने इसमें तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला बता दिया। अब इसके बाद इसमें हम आगे देखते हैं वृत्त के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर कोई चाप है ए बी, तो यह चाप द्वारा केंद्र पर भी तो कोई बना कोण होगा ना, यह चाप भी तो केंद्र पर कोई कोण बनाएगी। अच्छा, यह कोण मैं यहाँ पर थीटा ले लेता हूँ, यह कोण क्या ले लेता हूँ, थीटा, यह थीटा कोण है, और हमें इस चाप ए बी की लंबाई निकालनी है। तो आप ध्यान रखना, चाप की लंबाई निकालने के लिए, चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो वृत्त के चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटा में 360 इंटू में 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं काट देता हूं, तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा थीटा बटा में 180 पाई आर। तो आप ये याद रखो, या थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर याद रखो, आपके चाप की लंबाई के लिए ये फॉर्मूला बन गया। तो ये तो मेन आपके वृत्त से संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे मैंने बता दिए। साथ ही साथ हम लोग इसमें वर्ग के लिए, त्रिभुज के लिए, ये सारे भी फॉर्मूले आएंगे, तो उसको भी मैं बता ही देता हूँ। चलिए, तो मैं सबसे पहले त्रिभुज से शुरू करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक मान लेता हूँ यहाँ पे त्रिभुज है, ठीक है। इसका हमारे पास आधार दिया है b और ऊंचाई दिया हुआ है h, ऊंचाई दिया हुआ है h, ठीक है। तो मैं अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने में ऊंचाई। अगर त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी हो, तीनों भुजाओं की लंबाई दी हो, मान लो इसका a, इसका b और इसका c, तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब सोच रहे हो कि सर s क्या है, जहां यहाँ लिख सकते हैं, जहां s बराबर में हम लोग 9th में पढ़े ना हीरोन फॉर्मूला, वही है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि अर्ध परिमाप है। s क्या है, अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि परिमाप में 2 से भाग किया, यानी अर्ध परिमाप। s क्या है, यहाँ अर्ध परिमाप है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। मान लो कोई समबाहु त्रिभुज दिया हो, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो आप ध्यान रखना कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, गुना भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका परिमाप की बात करूं, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होगा, तो परिमाप इनके तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 3 गुना, तीनों भुजा तो बराबर होता है, इसलिए 3 गुना भुजा, ठीक है। परिमाप का मतलब है कि उसके चारों तरफ से जितनी भी भुजाएं दी उनका योग, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब या ऊंचाई भी कह सकते हैं, शीर्षलंब या ऊंचाई निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वर्ग की।
जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ग बना लेता हूँ, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप ध्यान रखना वर्ग के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अच्छा, दूसरा वर्ग का परिमाप, तो चारों भुजाओं का योग, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो क्या हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। अच्छा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। चलिए अब आयत की बात कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आयत, आयत में जैसे यह लंबाई L मान लेते हैं और चौड़ाई B मान लेते हैं। तो पहला आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबाई गुने में चौड़ाई। दूसरा फॉर्मूला आयत का, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको ना याद रखने होंगे। चलिए मान लीजिए आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ दे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो अगर मान लो समांतर चतुर्भुज का आधार आपके पास दिया हो, आधार B दिया हो और इसका ऊंचाई जो दिया हो ना, ऊंचाई आपके पास h दिया हो, इसकी संगत ऊंचाई h दी हुई, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आधार गुने ऊंचाई। अच्छा, अगर मान लो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से दिया हो जिसके विकर्ण की लंबाई आपके पास ज्ञात हो, जिसके विकर्ण की लंबाई हमारे पास दी हुई है, विकर्णों की लंबाई, एक का लंबाई D1 है और दूसरे का D2 है, D1 और D2 दिया गया हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 D1 × D2। अगर यह समांतर चतुर्भुज की जगह यहाँ पे सम चतुर्भुज दिया रहता, अगर पूछता कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो अगर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता यही, अगर आधार B और ऊंचाई h हो तो उसका भी B गुना h, और अगर विकर्ण दिया गया हो सम चतुर्भुज में तो उसका भी 1/2 D1 गुना D2, यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर इसके परिमाप की बात करें तो वही चारों भुजाओं का योग 4 गुना भुजा हो जाएगा सम चतुर्भुज के लिए। मतलब आपका परिमाप का मतलब है ही कि जो भुजाएं दी गई उनका योग निकाल देना है ना, टोटल जो पथ है उसके योग निकाल लेना है, आपका पता चल जाएगा परिमाप। तो इसलिए मैं आपको फॉर्मूला अलग से नहीं बता रहा हूँ। चलिए अगर मैं बात करूँ किसी समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में, मैं यहाँ पे एक समलम चतुर्भुज बनाता हूँ, समलम चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाएं, जिसकी समांतर भुजाएं A और B दी गई है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है, यानी कि जो ऊंचाई है इसकी h दी हुई है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h दी हुई है। तो यहाँ हो जाएगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुना में ऊंचाई। तो ये सारे आप फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। तो एक और फॉर्मूला है आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे इस तरह से है, एक वृत्त के अंदर एक दूसरा वृत्त है, इस तरह से दोनों सकेंद्रीय वृत्त है, दोनों का केंद्र एक ही है, तो इस तरह की आकृति को हम लोग रिंग कहते हैं, वलय कहते हैं। इसके अंदर वाले की त्रिज्या छोटा r है और बाहर वाले की त्रिज्या बड़ा r है, तो इसके वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, वलय का मतलब समझ रहे हो, वलय का मतलब यहाँ पे हमारे वलय से ये है, ठीक है, ये आपका ये वाला जो देख रहे हैं ना, यही आपका वलय है। तो इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई बड़ा r स्क्वायर माइनस में छोटा स्क्वायर, यानी कि टोटल बड़े वाले के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला ये घटा देंगे तो इस वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए, तो ये सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे। तो मेन आपके यही फॉर्मूले थे जो आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन में भारतीय भवन, NCERT, KC सिन्हा सबका लिंक दिया हुआ है।